पिछले असबाक में हमने शेप्स को देखा और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा था। आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे कि इन शेप्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स है। चले शुरू करते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली इन दो शेप्स को देखें। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल। ये देखने में अलग तो लगती हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत गहरा मंतकी रिलेशनशिप है। सवाल ये है कि वो क्या है? तो सबसे पहले आई स्क्वायर और रेक्टेंगल के दरमियान इस खानदानी रिश्ते को समझते हैं। देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं। देखें, एक बात तो बिल्कुल साफ है, दोनों में 4 राइट एंगल्स हैं। ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है साइड्स में। स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर हैं, जबकि रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है। एक स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है जो एक रेक्टेंगल में होनी चाहिए, यानी इसमें 4 राइट एंगल्स भी हैं और उसके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर हैं। तो इस लॉजिक की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर दरअसल एक ख़ास किस्म का रेक्टेंगल ही तो है। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, और वो ये कि इसके चारों साइड्स बराबर हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जब एक शेप की तमाम प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरी शेप में भी हों, तो हम कहते हैं कि पहली शेप दूसरी का हिस्सा है। जैसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल फैमिली का ही एक मेंबर है। चलें, इसी पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यही लॉजिक हम शेप्स के एक नए जोड़े पर अप्लाई करते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। क्या इनके दरमियान भी कोई ऐसा ही रिलेशनशिप है? जी, बिल्कुल है। उन दोनों में एक बहुत अहम कॉमन प्रॉपर्टी है। दोनों शेप्स में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो बिल्कुल इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल भी एक ख़ास किस्म का पैरेललोग्राम है। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, और वो हैं 4 राइट एंगल्स। हम ये जो रिलेशनशिप समझ रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ताकतवर लॉजिक काम कर रही है। लॉजिक की ज़बान में इसे इफ़ देन थिंकिंग कहते हैं। इफ़ देन रीजनिंग असल में नतीजा निकालने का एक तरीका है। अगर एक शेप में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम मंतिकी तौर पर उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ज्योमेट्री में ये सोचना बहुत अहम है। तो ये मंतकी सोच सिर्फ शेप्स को क्लासिफाई करने के लिए नहीं है, ये हमें ज्योमेट्री के अगले लेवल यानी प्रूव्स के लिए तैयार करती है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रीजनिंग है, अभी ये कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है जो बाकायदा प्रूफ्स बनाने से पहले का कदम है। ज्योमेट्री में प्रूफ्स लिखने और समझने के लिए इस इफ देन लॉजिक पर कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यही सोच हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। तो हम आज की बात इस सवाल पर ख़त्म करते हैं। आखिर एक सादा सा इफ़ देन का जुमला ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स की पूरी दुनिया का दरवाज़ा कैसे खोल देता है? इसका जवाब हम अपने अगले सेशन में जानेंगे, जिसका मौजू है प्रूफ्स का तारुफ।